तक जाएगी क्लास? 6:35 को 5:35? 6 बजे सब कह रहे हैं, टैक्स भी सब मैं रात में कर सकता छः हूँ। सवा छः तक जाएगी जहाँ से। 6 तक होता है। कल भी इतने टाइम में नहीं हो पाया, कल भी तकरीबन आधा घंटे। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक की कोशिश तो करते सर आप ना कल मैंने जज करा कि आप एक चीज़ की 5-6 मिसालें दे रहे हो, एक चीज़ को बार-बार दोहरा, एक बार बोल दी है बस हैं रिकॉर्ड ताकि हो अंदर जाए। तक बस जाए वो आप लोगों के। तो रिकॉर्ड भी तो हो ही, बसने के लिए दोबारा वो एक वीडियो को 4 दफा देखो। भूल जाओगे ना फिर मसला है ना, इसलिए ताकि कोशिश ही अब ठीक है। नहीं मैं देख रहा था कल हैं? एक चीज़ में आप 4-5 मिनट मैं समझ गया सर आप क्या कह रहे हैं। यार वरना फिर टॉपिक ना क्लियर नहीं होगा तुम्हें, अंदर कर दें। अंदर तक जाना चाहिए। एक्स्ट्रा होता था। अच्छा चलो चैप्टर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि पेपर का पैटर्न क्या है, लिख लो पहले अपने पास आप लोग। इससे क्या होगा, पेपर पैटर्न लिखा होगा तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या याद करना है, कितनी प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है, क्या चीज़ मुझे अच्छे नंबर दिलवा देगी। तो ये सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि F1 का पेपर टोटली एमसीक्यू बेस्ड होता है। सबसे पहले आपको 16 एमसीक्यूज करने होते हैं 1 मार्क वाले, 1 मार्क ईच, 16 एमसीक्यूज, ये होगा आपके 16 मार्क्स। ठीक है, 16 लिख दें उसके आगे। उसके बाद आप करते हैं 2 मार्क्स वाले 30 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स वाले 30 एमसीक्यूज, तो ये होगा आपके 60 मार्क्स। तो 60 और वो 16, ये कितने होगा आपके 76 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स वाले कितने? 2 मार्क्स वाले 30, ठीक है, 1 मार्क वाले 16, 2 मार्क्स वाले 30, आपके ये होगा 76। उसके बाद आपके पास आते हैं 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस, ये आपके होगा 24। तो 16, 60 और 24, ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया एसीसी का। 4 मार्क वाले 6, 24 ये हो गए 4 मार्क्स वाले के। तो आपका पूरा 100 मार्क्स का ये ब्रेकअप हो गया, 100 बन गया सबके पूरे पूरे। ठीक है, अब ये जो सबसे पहले हम 4 मार्क्स वालों को देख लेते हैं। 4 मार्क्स वाले क्या हैं, उसमें क्या आता है। बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो 6 हिस्सों में 6 सेक्शंस में डिवाइडेड हुआ है। 6 अलग अलग सेक्शंस हैं आपके सिलेबस के। वैसे तो आप देखते हो जब कैप्लान खोलते हो तो कैप्लान आपको बताता है कि 24-25 चैप्टर हैं, डीपीवी आपको चैप्टर की अलग वो बताता है, स्टडी हब पे जाते हो तो अलग चैप्टर नज़र आते हैं। असल में आपके 6 सेक्शन है चैप्टर के, हर सेक्शन में से एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये हो गई, हर सेक्शन में से 6 सेक्शन है, हर सेक्शन में से एक ही आएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेक्शन है उसमें से एक ही आएगा। अगर चैप्टर 1 में से एक 4 नंबर वाला सवाल आ गया तो चैप्टर 2 में से नहीं आएगा, एक सेक्शन ही चल रहा है ना। फिर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन आ गया है, इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में से आ गया लेट से, तो पॉलिटिकल में से नहीं आएगा, टेक्नोलॉजिकल में से नहीं आएगा। यानी हर सेक्शन में से एक ही 4 नंबर वाला सवाल आएगा बस। टोटल 6 सेक्शन है, सब में से एक एक आएगा, तो 24 नंबर तो आपको ये दिलवा देगा। इसका मतलब है कि 25%, 24% पेपर तो आपका ये हो गया। फिर आते हैं आपके 1 नंबर वाले 16 एमसीक्यूज, एक एक नंबर के। अच्छा अच्छा, ये जो 4 नंबर वाला है उसमें करना क्या होगा। 4 नंबर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसमें आपको 1-2 लाइनें लिखनी हो सकती हैं, एक केस स्टडी हो सकती है। केस कैसा हो सकता है कि पाकिस्तान को पिछले साल डेफिसिट हुआ था, बजट डेफिसिट था, इस साल पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो आप बताओगे कि सरप्लस में जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि पिछले साल का डेफिसिट कवर हो जाए। 1-2 लाइनें लिखनी हो सकती हैं। 4 नंबर वाले सवाल में थोड़ा सा मुश्किल कुछ हो सकती है, केस हो सकता है, या मल्टीपल आंसर हो सकता है 8 ऑप्शन दिए हो, या 2 सवाल एक में जोड़ के दे दिए हो। हम आगे चल के देखेंगे कैसे होता है ये। तो ये 4 नंबर वाला थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल होगा, कोई केस स्टडी होगी, ऑप्शन नहीं होगा, बॉक्स होगा, उसमें लिखना होगा। फिर आता है आपका 1 मार्क वाला। 2 मार्क वाले को स्किप करें क्योंकि वो सबसे ज़रूरी पार्ट है हमारे पेपर का। 1 मार्क वाले 16 सवाल आते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर होता है टोटल। अक्सर ट्रू फॉल्स भी होता है, ये स्टेटमेंट है सही है या गलत है, बता दो, 1 नंबर मिल जाएगा। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सही होता है, या वो बोलता है इसमें से गलत कौन सा है या इसमें से सही कौन सा है, आप उसमें से बता दो, 1 नंबर मिल जाता है। 16 ये होते हैं, 24 और 16 आपके 40 नंबर ये हो गए। आपका 60% पेपर जो है वो 2 मार्क्स वाले एमसीक्यूज पे आता है। 30 मार्क्स के होते हैं वो ईच, 30 एमसीक्यूज होते हैं, 2 मार्क्स ईच के, तो 60 मार्क्स हो गए। ये आपका पेपर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसमें क्या होता है, यूजुअली मल्टीपल आंसर्स होते हैं। जैसे वो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर इनमें से कौन सी 2 चीज़ें फॉलो करती हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, 2 करती होंगी, 2 नहीं करती होंगी। या हो सकता है वो कहे इनमें से कौन सी 2 नहीं करती, 2 नहीं करती होंगी, 2 करती होंगी, तो आप उसको ये बता दो कि 2 नंबर मिल जाएंगे आपको।
ये 3 ऑप्शन भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि सारे आंसर सही हो, वो बोले इसमें से कौन से सही हैं, हो सकता है ऑल ऑफ द अबव हो सकता है नन ऑफ द अबव हो। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा 2 वाले में। तो ये आपका पेपर का ब्रेकअप है। पता ये चला हमें कि 2 मार्क्स वाला जो एमसीक्यू है वो सबसे ज़रूरी है। क्यों सबसे ज़्यादा? वही है ना, 30 एमसीक्यूज कर रहे हो आप तो 60 नंबर आपको वो ला देगा। तो उसकी तैयारी हमें सबसे अच्छी करनी है। बज़ाहिर तो उसकी तैयारी अलग से तो नहीं होगी, उसकी भी इसी सिलेबस में से होगी, वो भी इसी में से आएगा, 4 नंबर वाला भी यहीं से आएगा, 1 नंबर भी यहीं से आएगा। तो ये टॉपिक अगर ये आपको चीज़ें समझ आ गई तो 4 वाला है, 2 वाला है, 1 वाला है, तो आपके लिए मसला नहीं होना नहीं चाहिए। है, तो पहला चैप्टर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जो 6 सेक्शंस हमारे हैं इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम चैप्टर को शुरू करते हैं ताकि ये पूरा हो जाए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों लफ्जों को। बिजनेस अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज़ है। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ब्यूचनान और ह्यूजेंस की। ये 2 साहब हैं, इनकी डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड है, पूरे यूरोप में यही पढ़ी जाती है, तो हम भी यही पढ़ेंगे। क्या डेफिनेशन है? ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। 3 चीजें इसके अंदर है, इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया इस डेफिनेशन को। हमने कहा कलेक्टिव गोल होना चाहिए, सोशल अरेंजमेंट होना चाहिए, कंट्रोल परफॉर्मेंस होना चाहिए। जिस जगह पे भी आपको ये नजर आ जाए आप उसे एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले लिखा हुआ है कलेक्टिव गोल। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और उन सबका एक ही गोल है, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, वो खास काम कर रहे हैं अपने एक मकसद अचीव करने के लिए, उनका एक ही मकसद सबका, तो इसको हम कलेक्टिव गोल कहते हैं। सबका एक ही गोल होना जरूरी है। फिर लिखा हुआ है सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट क्या होता है? लोगों का होना जरूरी है। सोशल मतलब लोगों का, यानी एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। सोशल अरेंजमेंट का मतलब है एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। और फिर कंट्रोल परफॉर्मेंस। कंट्रोल परफॉर्मेंस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि बस वो आपके जो 5 6 10 15 जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं और घर चले जाते हैं, या जब उनका दिल चाहे सुबह आते हैं, दोपहर में घर चले जाते हैं, या शाम में आते हैं, रात में घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस कंट्रोल्ड होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए किसका क्या काम है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या प्रोसीजर है, क्या पॉलिसीज हैं। इसको हम कंट्रोल परफॉर्मेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी सोशल अरेंजमेंट होगा एक से ज्यादा लोग होंगे, एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। एक से ज्यादा के जो लोग हैं इन सबका एक कलेक्टिव गोल होना चाहिए, सबका एक ही गोल हो। यानी मिसाल के तौर पे स्कूल के अंदर सबका गोल ये होगा बच्चों को पढ़ाना है, प्रिंसिपल का भी, टीचर का भी, प्यून का भी। प्यून भी आप देखो तो सफाई इसलिए कर रहा है ना ताकि बच्चा सुकून से बैठ के पढ़ सके। एडमिन वाले का भी यही गोल होगा। बच्चा नहीं आया तो वो घर फोन करके कॉल कर रहा होगा कि आपका बच्चा आज स्कूल क्यों नहीं आया, ताकि उसका पढ़ाई का लॉस ना हो। तो सबका एक ही गोल होगा। इसी तरह एक फुटबॉल टीम की आप एग्जाम्पल लो, अगर एक फुटबॉल टीम के अंदर सबका गोल गोल क्या होता है? फुटबॉल में गोल तो वैसे होता है, एक गोल करना होता है आपको, लेकिन एक गोल भी होता है आपका सबका। वो ये होता है कि आप ज्यादा गोल्स करेंगे दूसरी टीम को कम गोल करवाने, इसका मतलब है मैच जीत जाएंगे। ऐसे ही होता है। तो ये इन सबका गोल है। गोलकीपर भी इसीलिए काम कर रहा है, स्ट्राइकर भी यही कर रहा है। सबका एक कलेक्टिव गोल होता है और आखिर में कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है। स्कूल में आप देखो तो खास टाइम में बच्चे अपनी मर्जी से नहीं आते, अटेंडेंस लगती है, एब्सेंट भी लगती है, सब चीज़ें की जाती हैं। फीस मांगने का एक मैकेनिज्म होता है, कब तक फीस ली जाएगी, सब चीज़ों की एक पॉलिसी, एक स्टैंडर्ड होता है। टीचर को भी एक खास तरीके का सिलेबस दिया होता है कि 2 महीने में इतना पूरा हो जाना चाहिए, 6 महीने में इतना हो जाना चाहिए और साल के एंड तक इतना हो जाना चाहिए। एक खास तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड तरीके से अपने हाथ में किसी शख्स ने कंट्रोल रखा होता है और वो बताया था कि ऐसे करना है। इसको हम कंट्रोल परफॉर्मेंस कहते हैं। तो ये 3 चीजें, यानी सोशल अरेंजमेंट, एक से ज्यादा लोग, कलेक्टिव गोल, उन सबका एक ही गोल, कॉमन गोल, और कंट्रोल परफॉर्मेंस, यानी उनके सर पर एक रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर की एक जो है वो तलवार लटकी हुई हो। तो ऐसी चीज एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। इन तीनों में से कोई भी एक माइनस कर दोगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। हमारा इस चैप्टर का जो मेन सेगमेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बहुत सारी तरह की होती हैं ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले चलो ये देख लेते हैं कि क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। क्या हम अकेले अकेले सारे काम नहीं अचीव कर सकते? क्या एक शख्स कोई चीज़ बनाए और जाके उसको बेच दे, एक शख्स खेती बाड़ी करे उसको बेच दे? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस क्यों चाहिए हमें? एक से ज़्यादा लोगों का मिलजुल के बैठना, अपने साथ मिल के काम करना, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले तो जब हम एक से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो मल्टीपल लोगों की नॉलेज और स्किल्स शेयर हो जाती है, जो एक इंसान में स्किल नहीं है। एक इंसान हर चीज़ में स्किल्ड नहीं हो सकता, हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती उसको। तो क्या होता है जब 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग जुड़ जाते हैं
तो सब अपने अपने लेवल पे अलग अलग स्किल और अलग अलग नॉलेज लेके आते हैं। कोई अकाउंटिंग में अच्छा होता है, कोई सेल्स में अच्छा होता है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा होता है। तो अलग अलग स्किल के अलग अलग नॉलेज के लोग मिल जाते हैं। ये सबसे पहला फायदा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। फिर वो क्या होता है, स्पेशलाइज। एक शख्स की स्पेशलिटी एक खास तरह की हो सकती है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ, एक बंदा मैथ में बहुत अच्छा होगा, दूसरे शख्स की मैथमेटिक्स थोड़ी खराब होगी, वो किसी और चीज़ में इकोनॉमिक्स वगैरह में अच्छा होगा, वो डिसीजन मेकिंग में शायद अच्छा होगा। तो स्पेशलाइज तरीके से काम करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, फंक्शंस बने हुए होते हैं। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। हर फंक्शन के अंदर एक खास किस्म का बंदा बैठा होता है। जो शख्स मैथ में अच्छा है उसका हक है कि वो फाइनेंस में हो, ठीक है। कंपनी को भी यही चाहिए कि वो फाइनेंस में होना चाहिए, अकाउंटिंग कर रहा हो, कैलकुलेशंस कर रहा हो, अगर वो मैथ में अच्छा है। लेकिन दूसरा शख्स जो बोलने में ज्यादा अच्छा है, जिसकी स्पीकिंग पावर ज्यादा अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसको सेल्स में, मार्केटिंग में होना चाहिए। तो कंपनी को ये देखना पड़ेगा कौन किस चीज में स्पेशलाइज करता है, तो किसकी क्या स्पेशलिटी है। ये हमें उस वक्त पता चलता है जब हम लोगों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हमें बहुत सारी अलग अलग स्पेशलिटी के स्पेशलाइज करने वाले लोग मिल जाते हैं और फिर हमारा हर काम निकल रहा होता है। अगर हमें कोई खास स्पेशलाइजेशन का बंदा अभी तक नहीं मिला तो हम उसको ढूंढ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ सकते हैं। ये भी ऑप्शन है ना, हमारे पास नए लोग भी हायर हो सकते हैं ना। तो स्पेशलाइज हमें लोग मिल जाते हैं और पूल रिसोर्सेज हो जाता है। पूल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, रिसोर्सेज का बहुत सारा आपके पास एक पूल जमा हो जाता है। पूल को क्या, पूल का मकसद क्या है यहाँ पे, पूल का मकसद है कि एक बहुत सारा, एक जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है ना। तो रिसोर्सेज पूल का मतलब ये हो गया, या पूल रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि रिसोर्सेज का बहुत बड़ा जखीरा, एक बहुत बड़ा एसेट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। 50 लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, बहुत सारे लोग हैं ना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, मिलकर अचीव कर सकते हैं। 50 लोग जो कर रहे हैं वो एक शख्स अकेला नहीं कर सकता था। एक शख्स अकेला 9 घंटे की शिफ्ट कराओगे आप, 10 घंटे की, 12 घंटे की। 50 लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट एक दिन में करेंगे। अब एक बंदे की जगह, 9 घंटे की जगह 50 लोगों के 9 घंटे जुड़ गए, तो एक दिन में बहुत कुछ अचीव हो सकता है। इसी तरह एनर्जी बढ़ गई, एक शख्स की एनर्जी अलग थी, बस बहुत सारों की अलग होगी। इसी तरह बिजनेस में शेयर होल्डर बढ़ाओगे, ओनर्स बढ़ाओगे, तो पैसा भी बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा लोगों को जोड़ने से रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी, कैपिटल रिसोर्सेज भी, और टाइम, मनी, दूसरे सारे हर तरह के रिसोर्सेज आपके ऐड हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अभी स्किप करते हैं, बाद में चैप्टर एंड पे एक साथ ही देखेंगे सबको। फिर आते हैं टाइप्स। अच्छा देखो, टाइप्स पे हमने जो पहले बात की थी वही वाली बात करते हैं कि दो तरह है टाइप्स को डिवाइड करने के। हर चीज़ की टाइप्स को डिवाइड करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं, हर चीज़ को टाइप्स को डिवाइड करने के। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स को भी हम बहुत तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका है कमर्शियल वर्सेस नॉन प्रॉफिट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, कमर्शियल, और एक ऐसी जो बगैर प्रॉफिट के काम करती है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट। ये पहला तरीका हो गया 2.1, पहला तरीका, प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट। दूसरा तरीका भी देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। कमर्शियल तो जाहिर है नाम से आपको समझ आ रहा है, कमर्शियल प्रॉफिट सीकिंग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको मार्क कर लो अपने पास, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ देयर ओनर्स। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में सबका एक ही गोल होता है, ऐसे ही होता है ना। तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका गोल ये होता है, उन सबको इस काम के लिए लगाया गया होता है ताकि कंपनी के ओनर की दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। कमर्शियल प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की दर्जनों, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल्स अभी आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे और आपके पास चल रही होंगी। मैं आपको इस कोचिंग सेंटर की एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक प्रॉफिट सीकिंग इदारा है, इसकी सारी प्रॉफिट जो है वो ओनर की जेब में जाती है, और जितने भी लोग हैं वो इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि ओनर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। जितने एसेट्स, जितने रिसोर्सेज उसने यहाँ लगाए हुए, जितना एक्सपेंसेस, जितना खर्चा वो उस पर कर रहा है, उससे ज़्यादा वो रिटर्न में ले सके। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ये 3 हिस्से क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एलएलसी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको पता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कि एक बंदा ओन करता है, एक मालिक होता है। सोल का मतलब ही वन होता है। तो एक ऐसा बिजनेस जो कि एक ओनर चलाता हो, एक ओनर के मिल्कियत में हो, इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसके अंदर ये बिल्कुल एक स्टार्टिंग का बिजनेस होता है, बिल्कुल शुरू के फेज में होता है, अभी नया नया शुरू हुआ होता है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं और कोई खास किस्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हर बंदा सारे काम कर रहा होता है। ठीक है, एक छोटी शॉप, एक मेडिकल स्टोर, एक परचून की दुकान,
एक डॉक्टर का क्लिनिक, इस तरह के छोटे छोटे इदारे, इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे बिजनेसेस जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, आप अपनी बिजनेस की पूरी मिल्कियत अपने हाथ में रख सकते हो और जो है वो अपने बिजनेस को चला सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की यानी इस बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी होती है वो ओनर पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, थर्ड लाइन में अगर आप देखो, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द ओनर इज नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, यानी बिजनेस बंद हो जाए, बिजनेस पे जो भी कर्ज है, बिजनेस के ऊपर सारे कर्जे जो भी लोग मांगने आएंगे, जिन लोगों के कर्ज हैं, वो ओनर से तकाजा कर सकते हैं कि हमारे पैसे हमें कब वापस मिलेंगे। ओनर उसका जवाब दे क्योंकि वो अकेला मालिक है, वही बिजनेस को रन करता है। तो बिजनेस और ओनर जो है वो सेपरेट नहीं होते इस टाइप के बिजनेस के अंदर। फिर आता है पार्टनरशिप, जब एक बंदा अकेला उस बिजनेस को रन नहीं कर पा रहा, चाहे पैसों की वजह से, चाहे टाइम ना दे पा रहा हो, एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा लग रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है अपने साथ और लोगों को जोड़ता है, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, चचा मामा ताया, अपने दोस्तों को, इन लोगों को जोड़ता है। जब एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो जाएं, एक से ज़्यादा ओनर्स हो जाएं, शेयर होल्डर्स हो जाएं, ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप कहलाता है। मल्टीपल ओनर्स, एक से ज़्यादा, दो या उससे ज़्यादा ओनर्स होने चाहिए, एक नहीं, दो या उससे ज़्यादा ओनर होने चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर भी ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो ओनर थे वो बिजनेस से सेपरेट नहीं थे, यानी ओनर की लायबिलिटी और बिजनेस की लायबिलिटी सेम है, बिजनेस की लायबिलिटी ही ओनर की है। यानी अगर बिजनेस ने कोई कर्ज लिया था, बिजनेस के ऊपर किसी भी किस्म की लायबिलिटी है, तो ओनर ने वो भरनी है, उतारनी है हर हाल में। बिजनेस बंद हो जाए, कुछ भी हो, ओनर पे जाएगी। लेकिन अभी करंट दौर में मॉडर्न मॉडर्न पार्टनरशिप्स के अंदर एलएलपीज लॉन्च हो गई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स लॉन्च हो गई हैं। नाम में ही लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जो लायबिलिटी है वो बिजनेस तक लिमिटेड रहेगी, ओनर पे नहीं जाएगी। हमने इस बारे में बात की थी कि मिसाल के तौर पे एक बिजनेस के दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर बिजनेस के पे बैठता है, जाता है वहाँ पे सारे डिसीजन लेता है, दूसरा पार्टनर घर पे बैठता है। दो भाई हैं, एक घर बैठता है, एक बिजनेस पे बैठता है। जो बिजनेस पे बैठता है वो बैंक से कर्जा लेता है, सारे डिसीजन लेता है, सब चीज़ें करता है। तो जब वो पैसा डुबा देता है तो दूसरा जो घर पे भाई बैठा हुआ है वो बोलेगा कि भाई मेरा क्या कसूर है, मैं तो सिर्फ पैसे डाल के बैठा हूँ, मैंने तो कोई डिसीजन नहीं लिया, ना मैंने ये कर्जा लिया है, ना बिजनेस को लॉस मेरी वजह से हुआ है। तो ये सारे मसले हमारे एलएलपी में हल हो जाते हैं जब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो ओनर पे कन्वर्ट नहीं होती, ओनर पे शिफ्ट नहीं होती, बल्कि बिजनेस तक ही महदूद रहती है। अभी जो आपकी गली का दुकानदार है, उसने उसको अगर आपके 1,000 रुपए देने, तो जब उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो खत्म कर देगा, तो आप उसके घर जाके भी उससे पैसे मांग सकते हो। लेकिन अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर हो जाएगा, तो फिर जो है वो उसकी जो लायबिलिटी है बिजनेस की वो उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये कहलाती है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसी तरह एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी होती है जिसको हम एलएलसी के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने अक्सर नाम भी सुना होगा। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसको आप जाके प्रॉपर्ली रजिस्टर कराते हो। अब फाइनली यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह शुरू हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें नहीं होती। आप अपनी गली में दुकान अपनी मर्जी से जब दिल चाहे खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो वहाँ पे। लेकिन जब आप एज अ कंपनी रजिस्टर होते हो तो आपको किसी एक मुल्क के अंदर एक लीगल बॉडी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ रजिस्टर होते हो? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एसईसीपी में रजिस्टर होते हो। सही। एसईसीपी के अंदर आप जाते हो, बताते हो कि मेरा ये बिजनेस है, इस नेचर का बिजनेस है, इतना कैपिटल है, कौन कौन शेयर होल्डर है, सारी चीज़ें आप उन्हें बताते हो, तो आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो, आप एज अ कंपनी फिर ऑपरेट कर पाते हो। इस टाइप ऑफ बिजनेस को यूके के अंदर हम एलएलसी कहते हैं। सिर्फ यूके में नहीं, और भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी जगहों पे इसको एलएलसी कहा जाता है। ये एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इस कंपनी की नेचर है कि उसके अंदर जो लायबिलिटी है वो कंपनी तक रहती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक गए हो, आपके पैसे वहां रखे हुए, बैंक को दिवालिया हो गया, वो बंद हो गया, तो बैंक के ओनर को ढूंढ के आप उससे पैसे नहीं मांग सकते कि मेरा पैसा कहाँ है, मेरा पैसा दो। ना ही आप बैंक के ओनर पे केस कर सकते हो। बैंक पे तो कर सकते हो, ओनर पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, उसकी लायबिलिटी कंपनी तक लिमिटेड है, ओनर पे शिफ्ट नहीं होती। इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स आती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कौन सी है? जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से शेयर होल्डर चूज करते हो, कौन कौन आपके बिजनेस का जो है वो मिल्कियत ले सकता है, बिजनेस में कौन कौन शेयर ले सकता है प्राइवेटली, आपकी मर्जी है। आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपनी मर्जी के लोगों को उसके शेयर दे सकते हो। जबकि पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, आप नॉर्मली पब्लिक को ऑफर कर देते हो, स्टॉक मार्केट पे इसको लिस्ट कर देते हो, जिसका दिल चाहे वो जाके शेयर खरीदे।
ठीक है। तो ऐसा बिजनेस कौन सा बिजनेस कहलाता है? पब्लिक लिमिटेड। तो दो तरह की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से चूज करते हो किसको आप शेयर्स बेचना चाहते हो, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर आप स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर्स डाल देते हो और पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के जहाँ से भी लोग लेना चाहें आपके शेयर्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हजारों, लाखों, मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ये एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। तो ये हमने कौन सी टाइप्स देखी? अभी पहली जो हमने देखी है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप देखी, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट सीकिंग होती है, प्रॉफिट कमाने वाली होती है। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम कहते हैं एनएफपी, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये कौन होती है? जिसका काम ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए, इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि इन्हें प्रॉफिट कमाना है, इनका मेन मोटिव कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लेट्स से एक वेलफेयर या एक चैरिटी या कोई इस तरह का इदारा, चैरिटी की बात कर लेते हैं चले। तो चैरिटी में क्या होता है? चैरिटी में ये होता है कि उनका गोल ये होता है कि जिस भी काम के लिए वो बने, फॉर एग्जांपल एडी वेलफेयर या एडी सेंटर जो है वो क्या करता है, अलग अलग किस्म के काम करता है। मरीजों वगैरह को एम्बुलेंस की सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करता है, ठीक है, और 10,000 तरीके की वो वेलफेयर सर्विसेज देता है। तो एडी एडी वेलफेयर का ये काम नहीं कि वो प्रॉफिट कमाए, एडी वेलफेयर का काम है सोसाइटी के अंदर लोगों का भला करना, उनको हेल्प आउट करना किसी तरह से। तो ये एक एनएफपी या एनपीओ कहलाता है। एनएफपी का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो दो टाइप्स हो गए, कमर्शियल और एनएफपी। कमर्शियल प्रॉफिट कमाने वाले, एनएफपी वो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दी हुई है एनएफपी की। पहली एग्जांपल एनएफपी की हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मकसद होता है पेशेंट को ट्रीट करना, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब इदारे जो है वो अलग अलग किस्म के मकसदों के लिए होते हैं। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या और दूसरे इदारे वो अलग अलग किस्म की पॉलिसीज मुल्क में इंप्लीमेंट करते हैं। फिर आता है अगला तरीका ऑर्गेनाइजेशन की टाइप को डिवाइड करने का, जो कि है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनको गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं, आप और हम जैसे प्राइवेट लोग ओन करते हैं। यहाँ पे दोनों की एग्जांपल्स दी हुई हैं। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन आता है? पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन जो कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स गवर्नमेंट के, ये सारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे तमाम बिजनेसेस जो मैं और आप ओन करते हैं, हमारे फैमिली ओन्ड बिजनेसेस या जो भी हमारे आपस में हम ओनर्स हैं, चैरिटीज, क्लब, ये सब के सब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। फिर आते हैं एनजीओज। अच्छा, एनजीओ कौन होते हैं? एनजीओ ऐसे इदारे होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में आते हैं लेकिन प्रॉफिट सीकिंग नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर में तो आते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मैं और आप ओन करते हैं, हम लोग मिलके ओन करते हैं और हम लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जाहिर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने एक बिजनेस के अलावा एक एडिशनल बिजनेस भी खोल लेते हैं जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि किसी तरह से सोसाइटी की, लोगों की, कम्युनिटी की हेल्प करना होती है। तो ऐसे इदारे को हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ ऐसा इदारा जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता मेनली, बल्कि किसी खास एक मकसद के ऊपर वो लगा हुआ होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक एग्जांपल दी हुई है, एनजीओ इंक्लूड द रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये सब अलग अलग किस्म की यूरोप के अंदर एनजीओज हैं जिनके अलग अलग मकसद हैं। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ये है कि जिन मुल्कों में, जिन जगहों पे बच्चे बड़े खाना वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, खाना वगैरह नहीं खरीद सकते, खा सकते, तो उनको इस तरह की बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें प्रोवाइड करना। तो ये एनजीओज होते हैं जो कि हम प्राइवेटली ओन करते हैं लेकिन ये नॉन प्रॉफिट होते हैं। फिर आते हैं कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? Cooperatives are organizations that are owned and democratically controlled by their members, the people who buy their goods or services. कोऑपरेटिव्स एक ऐसे इदारों को कहते हैं जो कि हम आपस में ओन करते हैं हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लोगों के इलाके के अंदर, सोसाइटी के अंदर होगी, जैसे आपने सुना होगा रिजविया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो आपस में वहीं के रहने वाले हैं। इसी तरह से आपकी फ्लैट में, आपके अपार्टमेंट्स के अंदर एक यूनियन बनी हुई होगी, वो आप लोगों के लिए काम करती होगी, उसके कोई खास एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, वही लोग होंगे जो फ्लैटों में रहते हैं। तो ये जो है वो कोऑपरेटिव्स कहलाते हैं। ये लोग मिलजुल के आपस में अपने आप जो है वो अपने इदारे को, अपनी बिल्डिंग को, अपने जो भी कम्युनिटी है उसको चला रहे होते हैं। इसी तरह से
प्राइवेट स्कूल्स की एक एसोसिएशन है, सुनार बिरादरी की एक अलग एसोसिएशन है, तो वो सारे की सारी कोऑपरेटिव्स की एग्जांपल्स हैं। इस पे फिर हम आगे अगले चैप्टर्स में फिर बात करेंगे डिटेल में। कोऑपरेटिव्स को भी ऐसे समझ लें कि कोऑपरेटिव जो है वो उन इदारों को कहते हैं जो कि मेंबर्स खुद से चला रहे हों। जैसे लेट से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, आपने देखा होगा छुट्टी का ऐलान कर देते हैं अक्सर प्राइवेट स्कूल वाले। तो ये एक बॉडी है, एक इदारा बनाया हुआ उन्होंने, जिसके अंदर काम कौन करता है? प्राइवेट स्कूल के ओनर्स, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स, यही लोग करते हैं। और ये कोशिश ये कर रहे होते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को कैसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए मजीद फर्दर क्या क्या बेहतर डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये एक कोऑपरेटिव होती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, उसको भी देख लेते हैं। इन द यूके द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव इज द कोऑपरेटिव ग्रुप which has over 5.5 million members and operates in diverse markets such as banking, travel and groceries. ये एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव ग्रुप की। ये एक इदारा बनाया हुआ यूके के अंदर जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है। बैंकिंग, ट्रैवल और ग्रोसरीज दोनों, हर इन तीनों तरह की मार्केट्स के अंदर इन्होंने अपना कोऑपरेटिव इदारा जो है वो खोला हुआ यूके के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़रा आप लोग अपने पास हाईलाइट भी कर लो। हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने ये देखा ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। 3 हिस्सों में उस डेफिनेशन को हमने डिवाइड किया। सबसे पहले तो आप उस डेफिनेशन को मार्क कर लो, तीनों हिस्सों को। ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जहाँ पे सोशल अरेंजमेंट हो, कंट्रोल परफॉर्मेंस हो और कलेक्टिव गोल हो सब लोगों का, ऐसी जगह को एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर हमने देखा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन तो पता चल गया, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस उसको कहते हैं जहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस की जा रही हो और वहाँ पे मोटिव प्रॉफिट का हो, इंटेंशन प्रॉफिट की हो, नियत प्रॉफिट की हो, उसे हम बिजनेस कहते हैं। हर वो शख्स या हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाने की नियत से काम कर रही है, वो एक बिजनेस कर रही है। अब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। लेट से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक शख्स अकेला भी तो बिजनेस कर सकता है, ठीक है। एक शख्स अकेला बिजनेस करता है, सुबह सामान खरीदता है, बाइक पे निकलता है, शाम तक बेच के वापस घर आ जाता है। बिजनेस तो वो कर रहा है ना, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशन यूं नहीं कहलाएगा कि यहाँ पे सोशल अरेंजमेंट की कमी है। गोल वगैरह उसका जरूर होगा, किसी खास तरीके से वो काम करता होगा, लेकिन सोशल अरेंजमेंट नहीं है। तो एक अकेला शख्स बिजनेस तो कर सकता है, बिजनेस अलग से भी हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती हो, ठीक है। खैर मार्किंग कर लो अपने पास। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी। उसके बाद दो तरह की टाइप्स होती हैं। पहली नेचर, इस नेचर के ऊपर कि वो प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती। दूसरा इस नेचर के ऊपर कि वो गवर्नमेंट ओन करती है या पब्लिक ओन करती है या प्राइवेटली ओन होती है। पहले तरीके के अंदर हमने देखा या तो प्रॉफिट कमाती होगी या नहीं कमाती होगी। प्रॉफिट जो कमाती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप को देख लो पहले। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी होती है, एक छोटा बिजनेस, स्टार्टिंग का बिजनेस, जिसका भी एक ही ओनर है। इस बिजनेस के अंदर बिजनेस और ओनर जो है वो एक ही होते हैं। बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर की लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप ये होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग ओनर हो बिजनेस के। पार्टनरशिप के अंदर भी यही होता है कि जो बिजनेस की लाइबिलिटी है वो पार्टनर्स की यानी ओनर्स की लाइबिलिटी होती है। लेकिन अभी मॉडर्न दौर के अंदर LLPs आ गई हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। यूके में, यूरोप में, अलग अलग मुल्कों में वहाँ क्या होता है कि पार्टनरशिप या बिजनेस की लाइबिलिटी पार्टनर्स पे यानी शेयर होल्डर्स पे, ओनर्स पे नहीं ट्रांसफर होती, बल्कि बिजनेस तक ही महदूद रहती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाती है। फिर आती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC। इसमें क्या होता है? आप रजिस्टर हो जाते हो प्रॉपर किसी खास बॉडी के साथ और आपकी बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर्स पे शिफ्ट नहीं होती। इसके अंदर दो दो टाइप्स होती हैं। क्या दो टाइप्स होती हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर कोई भी शख्स, आप जिसको चूज करोगे वो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको आप शेयर स्टॉक मार्केट पे, शेयर मार्केट पे डाल देते हो और पूरे पाकिस्तान से कोई भी जाके उसका शेयर खरीद सकता है और आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है। फिर दूसरा तरीका हमने देखा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स के उसको ओन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है या लोग करते हैं। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर मैं और आप और हम लोग ओन करते हैं। तो ये दो तरीकों से टाइप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि एनजीओ भी एक चीज होती है। एनजीओ क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये लोग फॉल करते हैं।
प्राइवेट सेक्टर के वो तमाम इदारे जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते, इनका डायरेक्ट मकसद प्रॉफिट नहीं होता, इनको हम एनजीओ कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये नाम सुने होंगे, वेलफेयर इदारे, चैरिटीज वगैरह, इनके लिए हम एनजीओ का नाम यूज करते हैं। फिर कोऑपरेटिव्स आते हैं। कोऑपरेटिव्स भी कुछ इस तरह के इदारे होते हैं जो कि मेंबर्स मिलके बनाते हैं अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भलाई पहुंचाने के लिए, उनके बेहतरी के लिए। जैसे हमने एग्जांपल ली कि हमारे फ्लैट्स के अंदर यूनियंस होती हैं, वो यूनियन हमारे फ्लैट की सिचुएशन कंडीशन बेहतर करने के लिए बनाई जाती हैं कि कोई भी प्लम्बिंग का, कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इशू हो जाए तो वो रिजॉल्व हो सके। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमने ली कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, सुनारों की बरादरी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों की अपनी एक कोऑपरेटिव है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को बोलती है कि भाई आज आप हड़ताल कर दें क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। तो उनका मकसद क्या है कि अपने मेंबर्स को फ़ायदा दिलवाया जा सके, तो ये कोऑपरेटिव कहलाती है। फिर अगला पार्ट इस चैप्टर का ये है कि ऑर्गेनाइजेशन तो हमने देख ली, ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर कहाँ कहाँ ऑपरेट करती हैं, किन किन सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं, इनका काम क्या होता है। तो कुछ मेजर सेक्टर, वैसे तो काउंटलेस सेक्टर्स हैं जिन्हें हम अभी यहाँ पे बैठ के गिन भी नहीं सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेजर सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक ऐसा इंडस्ट्री को कहते हैं जहाँ पे फूड आइटम्स या क्रॉप्स वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं और फिर आगे उन पे कोई प्रोसेस किया जाता है किसी किस्म का। जैसे चीनी उगती है, फिर उसको साफ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है और पैक किया जाता है, ये सारा का सारा फिर एग्रीकल्चर में आता है। फिर माइनिंग आता है, माइनिंग यानी ज़मीन से किसी चीज़ को निकालना, ज़मीन से, पहाड़ से, अर्थ के किसी भी हिस्से में से माइनिंग करना। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब है कि किसी तरह की पैसे से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे वो कर्ज के रिलेटेड हो, टैक्सेस से रिलेटेड हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, ये फाइनेंस में आती है। फिर आती है रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि एक ऑलरेडी बनी हुई चीज़ को आगे फर्दर सेल कर रही होती है। जैसे आपने देखा होगा इम्तियाज स्टोर के अंदर क्या होता है, वो कुछ नया नहीं बनाते वहाँ पे, वो एक बिजनेस जरूर है, वहाँ कुछ नया नहीं बनता, वहाँ लोग क्या करते हैं किसी दूसरी कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट को आगे बेच रहे होते हैं, तो इस कंपनी को हम रिटेल कहते हैं। फिर आते हैं सर्विस बिजनेसेस, ऐसे तमाम बिजनेसेस जो कोई ऐसी चीज़ बनाते हों या ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हो जो कि फिजिकल मैटर ना हो, हमें नज़र ना आती हो, जैसे एजुकेशन इदारे, जैसे हॉस्पिटल्स, जैसे और इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलती बल्कि इनटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज मिल रहे होते हैं, ये सर्विस सेक्टर कहलाता है। हेल्थ केयर इसकी एग्जाम्पल है, डॉक्टर के पास आप गए, आपने उससे कंसल्टेशन ली, उसने आपको मसला बता दिया और आपको कोई इलाज बता दिया, कुछ नया आपको ऐड नहीं किया, ये एक सर्विस सेक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन आता है फिर उसके बाद। ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कुरियर सर्विसेज आ जाती हैं, लॉजिस्टिक्स इदारे आ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को, चीज़ों को, लोगों को मूव करना, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री कहलाता है। अच्छा, ये ऐसा कतई नहीं है कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिन सेक्टर्स में ऑपरेट होती है ये 6 यहाँ पे खत्म हो जाए। इसके अलावा भी काउंटलेस अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एजुकेशन एक पूरी इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे हेल्थ केयर हो गई, और आपका मेडिसिन की पूरी एक इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज तो ज़रूर दी हुई हैं, लेकिन कतई ऐसा नहीं है कि ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये हमें पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स कितनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ ऑपरेट करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमें क्यों चाहिए होती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, किसे हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं और कौन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहला सकता। राइट। तो सबसे ज़रूरी बात जो है ना इस चैप्टर की वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आपको फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए कौन सी 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी होनी चाहिए: सोशल अरेंजमेंट, कंट्रोल परफॉर्मेंस और कलेक्टिव गोल। ये तीनों नाम फिंगर टिप्स होने चाहिए, जब भी कोई आपसे पूछे आपको बताओ, आप फौरन बता दो। कौन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाता, नहीं कहलाएगा? जिसमें भी इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग हो। अभी एग्जाम्पल ली हमने कि एक शख्स जो सुबह घर से निकलता है, बाइक पे सामान खरीदता है, जाके दुकानों पे बेचता है, रात में वापस घर आ जाता है कमा के, बिजनेस तो वो कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों? क्या मिसिंग है? सोशल अरेंजमेंट मिसिंग है। सोशल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? दो दो लोग होना जरूरी है, 2 से ज़्यादा होने जरूरी है। एक शख्स सोशल अरेंजमेंट नहीं कहलाएगा ना, मल्टीपल लोग होना जरूरी है ना। तो इसी तरह से कलेक्टिव गोल भी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव गोल भी होना जरूरी है, कंट्रोल परफॉर्मेंस भी होना जरूरी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आखिर में इसकी समरी है, जल्दी से क्विकली समराइज करते हैं। ठीक है, बिजनेस को ओन कौन करता है? इस हिसाब से अगर हम देखें, प्राइवेट सेक्टर को मैं और आप ओन करते हैं, हम सब मिलके ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ओन करती है। तो ओनरशिप के हिसाब से, मिल्कियत के हिसाब से बिजनेस की जो टाइप्स बनेंगी वो ये बनेंगी: प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कोई भी ओन कर सकता है, सोसाइटी का कोई भी इंसान,
जाए बिजनेस को खरीद ले, जाए बिजनेस स्टार्ट कर दे, प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट की ओनरशिप में होता है, इसको गवर्नमेंट चला रही होती है। ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन को कि उनका मकसद क्या है, तो अलग अलग गोल होते हैं। किसी का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, किसी का मकसद सोसाइटी की भलाई होती है, कोई चैरिटी होता है, कोई कुछ और होता है। तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम उन्हें इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम उनको उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की एक्टिविटीज किस मकसद के लिए हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मकसद है। स्कूल का मकसद है बच्चों को पढ़ाना, स्कूल के टीचर से लेके पियून एडमिन सब के सब लोग इसी मकसद के लिए सुबह आते हैं कि बच्चे को पढ़ा दें, और शाम में जब जाते हैं तो इसी इसी उसके साथ जाते हैं कि बच्चों को पढ़ा दिया। फिर सोर्सेज ऑफ फंडिंग, अच्छा इस पे हमने बहुत डिटेल में बात नहीं की सोर्सेज ऑफ फंडिंग में, तो उसको जरा देख लेते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों से आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कौन है? जो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट रन करती है। अच्छा पब्लिक सेक्टर के पास पैसा कहाँ से आता है? हम आगे जाके पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के अंदर कि पब्लिक सेक्टर को जब हम चलाते हैं तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हमें टैक्सेस के अंदर से जो पैसा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो भी डाल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। मेनली जो है वो पब्लिक सेक्टर अपने आप को खुद चला रहा होता है, गवर्नमेंट चला रही होती है जो कि उसको उसकी ओनर होती है, जो कि उसको रन कर रही होती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, मुल्क की गवर्नमेंट उसको चला रही होती है, उसके अंदर पैसे डाल रही होती है। प्राइवेट सेक्टर जो कि मैं और आप ओन करते हैं, जाहिर है फिर वो हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उसके अंदर पैसे जनरेट करते हैं, अपने घर से, अपनी फंडिंग से, अपनी सेविंग से, बैंक से कर्जा लेके वहां पे हम पैसे लेकर आ रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ फंडिंग है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की। इसी तरह चैरिटी जो है वो उसको कहाँ से फंड किया जाता है? जाहिर है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है चैरिटी, जाहिर है मैं उसमें अपनी जेब से पैसे कितना डालूंगा अपने जेब से पैसे। तो क्या होता है चैरिटी के अंदर हम डोनेशंस के ऊपर चल रहे होते हैं, अलग अलग किस्म की डोनेशंस हमें आ रही होती हैं और उससे हमारी चैरिटी रन हो रही होती है। फिर साइज के हिसाब से अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो बहुत अलग अलग साइजेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जहां सिर्फ 2 लोग काम करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी आपकी गली की परचून की दुकान, सामने फ्राइज वाला बैठा हुआ है, 2 लोग काम करते हैं टोटल वहां पे, एक ओनर है और एक उन्होंने बच्चा रखा हुआ है। तो ये 2 लोग हैं, छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरत ही नहीं और ज्यादा लोगों की। तो ऑर्गेनाइजेशन साइज में भी वेरी कर सकती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो पूरी दुनिया में फैली भी है और उसके अंदर 40,000 लोग काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी। मैकडोनल्ड सारी दुनिया में काम करती है, पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन साइज के हिसाब से भी वेरी करती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इसी तरह लाइबिलिटी के हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जा सकता है। देखो लाइबिलिटी के हिसाब से 2 हिस्से बनते हैं, पहला हिस्सा सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर बिजनेस की लाइबिलिटी सिर्फ बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि ओनर की लाइबिलिटी भी बन जाएगी। अगर बिजनेस बंद हो गया या बिजनेस के साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो आप अपने पैसों का तकाजा ओनर से कर सकते हो। जैसे फ्राइज वाले के 1000 रुपए, फ्राइज वाले ने आपके 1000 रुपए देने, बंद कर देता है दुकान, खत्म कर देता है बिजनेस, उसके घर जाके पैसे मांग सकते हो, ठीक है। अलग नहीं है वो अपनी बिजनेस से, बिजनेस की लाइबिलिटी उसी की लाइबिलिटी है, वो अकेला खुद चलाता है, उसकी मिल्कियत है बिजनेस, सारे डिसीजन वही लेता है। जबकि कंपनी के केस में क्या होता है, क्योंकि कंपनी के अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर होंगे, हो सकता है थोड़े शेयर होल्डर आप भी हो उसके, आपने भी उसका एक शेयर खरीदा हो। तो अगर आपने उससे पैसे लेने, यूबीएल के, यूबीएल में आपके 1 लाख रुपए रखे हुए हैं यूबीएल बैंक में, आपने यूबीएल का एक शेयर भी खरीदा हुआ है, ठीक है, यूबीएल बंद हो गया खुदा ना खास्ता, किससे पैसे मांगोगे? किसी से नहीं मांग सकते। यूबीएल बैंक की या जितनी भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं उन सब की लाइबिलिटी बिजनेस तक ही रहती है, उनके ओनर्स पे, उनके शेयर होल्डर्स पे नहीं जाती। उनके नाम में ही लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी, नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सिर्फ बिजनेस की है, बिजनेस के बाद किसी और पे शिफ्ट नहीं होगी। बिजनेस को हम दिवालिया करेंगे, ठीक है, बिजनेस की जो एसेट्स आपने देखा होगा पुरानी इंडियन फिल्मों के अंदर कि वो बिजनेस बंद हो गया तो सारे एसेट्स को नीलाम किया जा रहा है, सही है, वो फैक्ट्री के अंदर सब चीजें थी, लोग आके बोलियां लगा रहे हैं कि ये मुझे इतने का दे दो। कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट करवा रही है। उस शख्स के ऊपर कर्जे इतने हैं जिसका ये बिजनेस था, उस बिजनेस के ऊपर इतना कर्ज हो गया कि अब उसको नीलाम करने की जरूरत पेश आ गई। जाहिर है उसके पैसे कौन देगा? बिजनेस में से निकाल के देंगे, ओनर में थोड़ी शिफ्ट होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो। तो क्या होगा, उसके तमाम एसेट्स को लिक्विडेट किया जाएगा, बेचा जाएगा, बेचकर जो पैसा आएगा उससे तमाम लाइबिलिटीज उतारी जाएगी, ठीक है। तो ये 2 तरह की डिफरेंशिएशन हो गई
लाइबिलिटी के अंदर, एक वो जो लिमिटेड लाइबिलिटी ना हो, यानी बिजनेस की लाइबिलिटी, ओनर की लाइबिलिटी। कौन कौन है इसके अंदर? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इन दोनों के अंदर बिजनेस की लाइबिलिटी ओनर पे चले जाएगी, सिवाय पार्टनरशिप के अंदर एक खास मॉडर्न दौर के अंदर एक अलग टाइप आ गई है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सही, इस पर भी हमने बात की थी कि दो भाई हैं, दोनों का बिजनेस है, एक बिजनेस पे बैठता है, एक घर बैठता है। जो बिजनेस पे बैठता है कर्जा भी उसने लिया, बिजनेस के सारे डिसीजन भी वो लेता है, कोई गलत डिसीजन लेता है पैसे डूब गए। जो घर भाई बैठा हुआ है वो कहता है मैं तो तुम्हें मना कर रहा था, कर्ज नहीं लेना था, क्यों ले लिया, पैसा तुमने डुबाया। ठीक है, तो उसकी क्या कसूर है बेचारे की कि वो ये पैसे भरे। इन सब चीजों से निपटने के लिए, इन सब खड्डों से बाहर आने के लिए हमने क्या किया कि हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की, एक नई टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। इसको हम प्रॉपर्ली रजिस्टर कराते हैं गवर्नमेंट की एंटिटी के पास जाके। पाकिस्तान में एसईसीपी है, वो रजिस्टर करती है सारी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो क्या होता है, हम उसको वहां पे जाके करवाते हैं और फिर ये सारी चीजें जो है वो ऑफिशियल हो जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो बिजनेस में ही रहती है, पार्टनर्स पे नहीं जाती। जबकि ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप होती थी आज से पुराने दौर के अंदर, उसके अंदर बिजनेस की लायबिलिटी पार्टनर्स पे चले जाती थी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे बिजनेस की लायबिलिटी ओनर्स पे या शेयर होल्डर पे नहीं जाएगी? एलएलसी के अंदर यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर, और एलएलपी के अंदर यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी इस पूरे चैप्टर की समरी हो गई कि ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस किस तरह की होती है, क्यों जरूरी होती है, और किस किस सेक्टर में, इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही होती है। तो ये इस चैप्टर की समरी है। आगे मजीद फिर इस चैप्टर के अंदर, अगले अगले पार्ट के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर जो है वो आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कितने लोग काम कर रहे होते हैं, क्या क्या उनके टास्क होते हैं, काम होते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फिर कैसा स्ट्रक्चर होता है आगे फर्दर। तो फिर ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के अंदर शुरू करेंगे। चैप्टर 1 यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, कोई सवाल किसी का? Yes, sir. जी बोले। सर वो जो कंपनी बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया, हम उसकी जो कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है? ऑप्शन हो रही थी, ऑप्शन हो रही थी ना सर, निजाम हो रहा था उसका। तो फिर उसके बाद जो सारा पैसा जमा करके फिर भी कर्जा नहीं हो रहे, जो पैसा फिर भी अगर कर्जा देना तो फिर उसका क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, अगर बिजनेस है, बिजनेस पे खास अमाउंट का कर्जा है, सही, एक खास अमाउंट का कर्जा है, हम चीजों को नीलाम करेंगे, पहले तो कोशिश करेंगे इतनी वैल्यू पे करेंगे वो कर्जा नहीं मर जाए, फिर भी बच गया। पहले तो कोशिश ये करेंगे। फिर भी बच गया तो किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकते आप, किसी का भी गिरबान नहीं पकड़ सकते। और ये भी फीफो के हिसाब से कर्जा वापस दिया जाएगा, यानी सबसे पहले जिससे लिया था पहले उसको देंगे। ठीक है, बाद वाले का क्या कसूर है भाई, पैसे ही नहीं। बिजनेस के बाद नहीं है तो कोई गिरबान नहीं पकड़। अगर आप एक इंडिविजुअल हो ना, मैं और आप, अगर मैं ये कह दूं लीगली कि मैं बैंकरप्ट हो गया, जैसे बिजनेस कोई कह दे अगर, तो कोई भी आपसे कहीं से पैसे नहीं निकलवा सकता। कैसे निकलवाएगा? एसेट्स बेचोगे ना आपने, एसेट भी बेच दिए, फिर क्या करोगे? नहीं बचे, नहीं है, गवर्नमेंट को आप ये बोलोगे सीधा सीधा नहीं है, बस, और कुछ नहीं होता। तो कंपनी के केस में तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिविजुअल के केस में तो ये होता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो पुलिस है, वो उसको अंदर कर देगी, केस वेस हो गया उस पर, तो 2 महीने 6 महीने साल भर की सजा हो जाएगी, उसको अंदर हो गया, जेल में हो गया, पैसा डुबा दिया किसी का या कुछ भी किया उसने। कंपनी के केस में तो कुछ भी नहीं हो सकता। कंपनी का मसला था किसको पकड़ोगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेट से मैं भी शेयर होल्डर हूँ, ये भी है, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, हम सब शेयर होल्डर हैं। तो क्या मैं आप सबको पकड़ूं? मुझे अपने आप को पकड़ूं? पब्लिक लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड में भी बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, पप्पा, मामा, चाचा, ताया, 4 भाई, अब्बू, सब मिलके शेयर होल्डर हैं। 3 ने तो हाथ उठा लिया, वो तो कह रहे हैं मैंने तो सिर्फ पैसा डाला हुआ है, मैं तो डिसीजन ही नहीं लेता, मैं क्या क्या पैसे दूं भाई, मेरा तो कुछ बनता ही नहीं है, मैं तो घर पे बैठता हूँ, मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूँ, मैं क्यों दूं, मैं किस बात के पैसे दूं? किसी को भी नहीं पकड़ सकते आप। तो कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमने किया ही इसलिए, कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किया ही इसलिए कि उसकी लाइबिलिटी कंपनी तक ही रहे, ताकि किसी को सवाल जवाब भी करना ही ना हो ना आपको, किसको करोगे, किसी को कर ही नहीं सकते। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में याद रखना मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। यूबीएल के अंदर मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स, मिलियंस। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये चीज होती है, इस वजह से इसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कहते हैं। सर अगर गवर्नमेंट से हमने उसको से कोई भी मांग पूछी, उसके बाद हम कैसे नहीं कराओ, गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, पॉलिसी आएगी, होती है ना, क्लोज होते हैं, हमने उससे कोट कर लिया, हमने देखो बाजार में बेच दी, जब गोदाम में आ गया अरबों रुपए का टैक्स वहां चढ़ गया। सही।
अब हमने जो टैक्स पे नहीं किया अरबों अरबों ज़्यादा नहीं अब वो होंगे? अब सर अब वो जो है उससे कंसीडर आ गया सर तो जो इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी सर सही हाल हो इलेक्ट्रॉन हो इतनी जबरदस्त नहीं इम्पोर्टेंट सर वो गोदाम में आग लगी साहब मर जाएंगे सही है, अब हम डिफॉल्टर हो गए सही हमने है, उसको बोला कभी गवर्नमेंट को हम टैक्स पे नहीं कर सकते हम इसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी सही है, सही है। ठीक है भाई, देखें इनकी समरी है सवाल की, कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, लिप्टन है, यूनिलीवर है, उन्होंने कुछ इंपोर्ट करा है, पत्ती मंगाई बाहर से लिप्टन वालों ने, और दिवालिया हो गया किसी भी वजह से, कोई डिसीजन खराब ले लिया उन्होंने, बिजनेस नहीं चल रहा, सेल्स नहीं हो रही, बंद कर दिया, बिजनेस बंद करना पड़ा। तो क्या होगा, वो अरबों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। एक तो प्राइवेट टैक्स है ना, आपका लोन है ना, बैंक का कर्जा है, बैंक मांगने आया, आपने बोला है ही नहीं। गवर्नमेंट का क्या होगा, नैब तो आगे खड़ा हो जाएगा गेट के ऊपर, ठीक है, एफबीआर तो जो है वो ईमेल्स पे ईमेल्स भेज रही होगी, नैब भी आपके दरवाजे पे रोज ऑफिसर आके बैठा हुआ होगा। तो क्या होगा, आपके जो एसेट्स लिक्विडेट होंगे, जब आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करोगे, सारी चीजें करोगे, तो आपके एसेट्स की लिक्विडेशन के बाद सबसे पहले पैसे गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट अपना शेयर निकालेगी उसमें से, जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है वो ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बात होती है कि बिजनेसेस ना एडवांस टैक्स भी पे किए होते हैं ऑलरेडी वैसे, और अच्छी अमाउंट होती है। और दूसरा बात, हम ये कहते हैं ना कि टैक्स फाइल करो, टैक्स फाइल करो, टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न कहते हैं ना। टैक्स रिटर्न क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप सैलरीड पर्सन हो, आपको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है ना आपको, हर महीने आपकी तनख्वाह में से टैक्स कट जाता है। तो पूरे साल आपकी तनख्वाह से टैक्स कटता रहा, साल के एंड में पता ही चला कि आपको एफबीआर के 50,000 रुपये टैक्स देने, लेट से आपने और भी कुछ टैक्स वैक्स दिए हुए ऊपर नीचे दूसरे, या पुराना पिछले साल का कोई कैरी हुआ है, आपने जब अपने टैक्स फाइल किया तो पता ही चला आपने इस साल 60,000 टैक्स दे दिया, बनता आपका 50,000 था। यही कहते हैं ना हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो क्या पता चला 10,000 गवर्नमेंट से लेने हैं आपको, तो क्या वो गवर्नमेंट आपको देती है? नहीं देती। क्या होता है उसका, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होता है, वो एडजस्ट कर नेक्स्ट ईयर में कैरी हो जाता है हमेशा। तो अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट ने आपके पैसे देने हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी होंगे। लेकिन अगर आपने देने तो आपने अभी इसी हाल में देने हैं, अभी अभी देने हैं, नहीं देंगे तो पकड़ हो जाएगी। अल्लाह मियाँ के तो अलग होगी, यहाँ मुल्क में पहले ज़्यादा खतरनाक वाली होती है, खासतौर पर पाकिस्तान में।